हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद समीन में। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ राज्य व्यवस्था संविधान से संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप इन्हीं क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें से सबसे अधिक जिस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक संविधान है, यानी राज्य व्यवस्था है। और ये क्वेश्चन यदि आपके सही हो जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि आप ये राज्य व्यवस्था के जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं। आप इन्हीं को गलत भी कर देते हैं, किसमें, कन्फ्यूजन में आकर के। तो उन कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, हम आपको इसमें बताएंगे। और इसकी पूरी गारंटी है कि अगर आप मेरी सीरीज़ को देख लेते हैं तो राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और ना ही गलत होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, डी है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 5वीं और 6ठी जो अनुसूची है वो जनजातियों के संरक्षण के लिए की गई है, कि उनका संरक्षण हो। अब 5वीं अनुसूची क्या होती है और 6ठी अनुसूची क्या होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची बार बार रिपीट करके किसी न किसी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आपको 5वीं और 6ठी अनुसूची में अंतर करना होगा। कभी पूछ लेता 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, कभी पूछ लेता 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है। तो आइए हम बताते हैं आपको 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के बारे में। देखिए, जो 5वीं अनुसूची है वो क्या कहती है। ये 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है, ये 5वीं अनुसूची कहता है। और 6ठी अनुसूची क्या कहता है कि 6ठी अनुसूची याद करने का तरीका, इसमें राज्य है, स्पेसिफिक राज्य के नाम दिए गए हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, यानी 4 राज्यों की बात की गई है। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है अनुसूचित 6ठी में। तो 5वीं और 6ठी आप याद रखिएगा। 6ठी में 4 राज्यों की बात की गई है और 5वीं में पूरे उसके प्रशासन क्षेत्र के बारे में, कैसा उसका उपबंध होगा, उन सब के बारे में बात की गई है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन होता है। तो ऑप्शन दिया है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय। तो देखिए, जो कस्टोडियन होता है वो भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। क्यों? क्योंकि भारत का उच्चतम न्यायालय ही तय करता है कि कोई भी अगर कानून बनता वो संविधान के सम्मत है कि नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं बना है। अंतिम निर्णय किसका, न्यायालय के पास है। संसद तो करती है, संसद का काम क्या है, कानून बनाना। और जो न्यायालय का काम है, सर्वोच्च न्यायालय, उसको देखती है कि जो कानून बना है वो संविधान के अनुसार बना है कि नहीं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रपति क्या कहता है, राष्ट्रपति कस्टोडियन नहीं होता है, ठीक। यह भारत का उच्चतम न्यायालय होता है कस्टोडियन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है। उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, 7वीं अनुसूची। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए क्यों होता है। देखिए, जो अनुच्छेद, देखिए इसको डीपीएसबी भी कहते हैं इंग्लिश में। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें राज्य के कल्याण के बारे में बात की गई है, कि जो राज्य होगा वो, जो सरकार होगी, जो राज्य होगा वो कल्याण करेगा लोगों का, जनता का। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, राज्य के 2 नीति निर्देशक तत्व हैं, वो अनुच्छेद 36 से 51 तक किए गए हैं। 36 से 51। और भाग की बात करें
ये किस भाग में है? तो भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसी में मूल अधिकार की बात कर लेते हैं। मूल अधिकार किस में है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका अनुच्छेद कितना है? 12 से 35। भाग कितना है? भाग 3। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी, भूलें ना हम, इसीलिए क्वेश्चन गलत होके करके हम चले आते हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल्याण की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों है? लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती, इस कारण है। यह संसद संविधान का संशोधन कर सकती, इस कारण है। या राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इस कारण है। या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें क्या होती है? मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान के लिए की है? यानी नीति आयोग जो स्थापित किया वो किसके स्थान पर किया गया है? तो सबको पता है, योजना आयोग के। अब ये सोचिए, नीति आयोग कब स्थापित की गई थी? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, कब? तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ये याद रखिएगा, पूछ लेता नीति आयोग की स्थापना कब की गई, डेट पूछ देगा। अब उसी में योजना आयोग कब गठित किया गया था? तो यह था 15 मार्च 1950 को। ये दोनों डेट याद रखिए। आइए अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? देखिए, ऑप्शन दिया, भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या विधि आयोग। तो आंसर हो जाएगा बी, संसद। संसद ही क्या करते हैं? उनकी संख्या को घटा और बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? देखिए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और याचिका समिति। देखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछता है, सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। देखिए, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 क्या होते हैं? लोकसभा से होते हैं, ये इसकी खासियत है। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होंगे? 22। और इसमें 22 होंगे तो 15 क्या होंगे? लोकसभा से, 7 होंगे राज्यसभा से। लेकिन जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें सबसे अधिक 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? देखिए, दल बदल विरोध की बात किस में की गई है? तो आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है? यानी किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है, यानी किस भाग में और किस में बात की गई है? तो संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। तो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद 51 में। किसमें? अनुच्छेद 51 में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? देखिए, सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार, संवैधानिक सुधार। तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक सुधार। अब देखिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, जो ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड था, ये 1919 में आया था और इसमें संवैधानिक सुधार की बात की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? देखिए, जो संविधान की उद्देशिका है उसमें ये नहीं है। कौन सा? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, जो आर्थिक स्वतंत्रता है ये हमारे प्रस्तावना में नहीं है।
हमारे प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की बात ही नहीं की गई है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है, प्रतिबिंबित होता है, सॉरी क्या है, प्रतिबिंबित होता है यानी दिखता है, किसमें, उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमको याद होने चाहिए। 36 से 51 जो अनुच्छेद होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। उद्देशिका भी, मूल अधिकार भी, मूल कर्तव्य भी किस किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है, ये हमको याद होने चाहिए। तो जो अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे हैं उसके गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देशिका में, क्योंकि उद्देशिका क्या है, प्रतिबिंब है संविधान का। ठीक, कुंजी है संविधान की, इसी में सब कुछ दिखाई देता है कि संविधान कैसा है। संविधान हमारा प्रतिबिंबित होता है किसमें, उद्देशिका में। तो आंसर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखिए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों, अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नागरिक राज्य से दावा कहते हैं ये मेरा मूल अधिकार है, हमको यह चाहिए। ठीक, तो आंसर सी। तो अधिकार राज्य का, राज्य के प्रति नागरिकों के दावे हैं, नागरिक दावा कर सकता है, उसके लिए न्यायालय जा सकता है। तो आंसर सी। पूछ रहा है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या होना चाहिए, विशेषाधिकारों का अभाव हो, अवरोधों का अभाव हो, अवरोधों का अभाव, विचारधारा का अभाव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। देखिए, समाज में समानता तभी होगी जब किसी को विशेष सुविधाएं न मिले, सभी को समान सुविधाएं मिले, यानी किसी के पास विशेषाधिकार नहीं रहे। यानी सांसद हैं तो उसको वो 2 वोट डाल सकते हैं, और हम आम नागरिक हैं तो 1 वोट डालेंगे। सांसद हैं तो जेल में नहीं जाएंगे, हम हैं तो जेल में जाएंगे। सांसद हैं तो उनको कुछ अन्य कार्य करने की सुविधा है, हमको नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, विशेष अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो आंसर ए। अगला क्वेश्चन, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि क्या है, इनमें से कोई एक होगा। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदल जा सकता। तो ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पूछ रहा है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं। देखिए, जब 1935 का अधिनियम आया था तो उनमें जो क्या था, अवशिष्ट शक्तियाँ, जो बची शक्तियाँ थी उनको किसको, गवर्नर को दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1935 की स्थापना जब हुई थी अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी, तो बी। अगला क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यह उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति उस राज्य में संबंधित विधि बना सकता है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 5वीं अनुसूची। देखिए, जब भी
क्या करेगा, अनुसूचित क्षेत्र की बात करेगा तो 5वीं अनुसूची की बात होगी। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कब किया गया था? देखिए, ये जो 9वीं अनुसूची है 1951 में की गई थी। अरे 1951 क्या था? प्रथम संविधान संशोधन भी था 1951 में। बीसी में क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, देखिए, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो आंसर हो जाएगा डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर हमको मिलना चाहिए। यह आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आपके क्वेश्चन आंसर। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और गलत करके आते हैं, तो इनको देख लीजिए और बार बार देखिए, जिससे आपको याद हो जाए ऐसे क्वेश्चन। और खासकर अनुच्छेद आपको याद कर लेने चाहिए, जो 1 से और 51 तक होते हैं, उनको आप एकदम जुबान पे रट लीजिए, वो गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों, थैंक्स।